नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो पिछला लेक्चर था उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है। और उस डिस्कशन के दौरान जहां पर हमारा पिछला लेक्चर एंड हुआ था, वहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर टॉपिक आया था और उस टॉपिक का नाम था क्या, कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस टॉपिक पर थोड़ा बहुत बातें हमने वहां पर की थी, लेकिन डिटेल में बातें नहीं की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। और यही क्या हो जाएगा, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हिंट डालो, क्या, कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, ये हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। और इसी को हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज एक्सपेंड, या फिर बोलते हैं अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो दो चीज़ों में खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क डन करने में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। या इसी को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं क्या कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू, यहाँ बोलते हैं जो हीट गिवन टू द सिस्टम है वो दो जगह खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क करने में या फिर वर्क डन करने में। ठीक है, बात है समझ में। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब भी हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो बिना एनर्जी खर्च किए हुए हम वर्क कर ही नहीं सकते। अगर मेरे को 2 जूल वर्क कराना है किसी मशीन के द्वारा, किसी की भी द्वारा, अगर मुझे 2 जूल वर्क कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। बिना एनर्जी खर्च किए हुए हम वर्क नहीं कर सकते। ये हमें कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। इसी को कहने का एक तरीका और हो सकता है कि हम ऐसी मशीन बना ही नहीं सकते जो बिना फ्यूल के चले, या बिना फ्यूल का एक्सपेंशन किया, बोलते बिना फ्यूल को खर्च किए हुए कोई हम मशीन बना दे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर हमारे पास, अब ध्यान सुनना बात को, एक इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मशीन हो जो बिना फ्यूल के चले, या बोल सकते हैं बिना एनर्जी खर्च किए हुए वर्क कर दे, कोई हमारे पास अगर ऐसी मशीन हो जो बिना एनर्जी खर्च किए वर्क कर दे, यानी एनर्जी भी खर्च ना करे और वर्क भी कर दे, तब इस टाइप की मशीन को हम बोलते हैं क्या, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलते हैं, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। और इस टाइप की मशीन का जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। इसका मतलब अगर कोई मशीन है जो बिना एनर्जी खर्च किए वर्क कर रही है, उसका नाम क्या है, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, और उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ऐसी मशीन पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां से हम यही बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो ये बताता है हमको कि परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किसने बताया हमको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया। एक चीज और यहां पर सोचने वाली है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उतना ही वर्क हो रहा है, बिना एनर्जी खर्च किए हम वर्क नहीं कर सकते, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो यहां से किसकी फील आ रही है आपको यहां पर क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फील आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, आंसर है हाँ जी, आ रही है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो एक्चुअल में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ है, एक जनरल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सिंपल। अगर आपसे पूछे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसके कंजर्वेशन को दिखाता है, आंसर क्या है, क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, बात है समझ में। एक और चीज जो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है वो ये बताता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वो अगर कोई प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस के दौरान जो इंटरनल एनर्जी है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी जो फाइनल स्टेट क्या थी और क्या है, और जो इनिशियल स्टेट थी वो क्या थी, उस बात पर डिपेंड करता है। उसने किस पाथ को फॉलो किया उस बात के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। कौन, इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब इट डिपेंड अपॉन स्टेट वेरिएबल।
स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये क्या होते हैं? हमारे स्टेट वेरिएबल होते हैं। हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी विल बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बट हम आने वाले लेक्चर में ये देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ओनली ऑन इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। आई बात समझ में? एक और चीज हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वो ये है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। हमने ये पढ़ी थी ये बातें जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे थे, जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने डेल क्यों लिया और यहाँ डी क्यों लिया, तब हमने ये बातें डिस्कस की थी कि डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड ऑन द अदर हैंड डिफरेंशियल ऑफ हीट एंड डिफरेंशियल ऑफ वर्क इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो यहां से यही बोल सकते हैं कि इस इंटरनल एनर्जी के डिफरेंशियल को हम दो, या बोलते हैं इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम दो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहां पर देखो कि ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंशियल है उसको हम दो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड दीज ऑल आर द कंक्लूजन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्हीं को मैंने क्या किया, जो मैंने अभी यहाँ पर आपको वर्बली सुनाया, उन्हीं को मैंने एक तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है। हम क्या कर लेते हैं, एक बार इन सारे पॉइंट को पढ़ लेते हैं और कोई पॉइंट छूट गया है तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा अब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ? तो आप इसको लिखते भी चलना और मैं बोलते भी चलूंगा। देखो, पहला जो सबसे पहले बात कैसे करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या है? सिंपल सा क्या होता है, du इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज, यहाँ बोलते हैं जो अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो दो जगह खर्च होती है, पहली इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दूसरा वर्क करने में। ठीक है, ये बात समझ में आई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हमको समझ में आ गया। नाउ इसका कंक्लूजन क्या है? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन तो यही है कि नो वर्क डन कैन बी ऑब्टेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो मैंने अभी आपको सामान्य भाषा में समझाया उसी को मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक्निकल वर्ड का यूज करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे यहाँ पर क्या आया, एक्सपेंडिचर आया, यानी खर्च करना। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब उसके बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 जूल वर्क हमको करना है तो 2 जूल एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, तभी हम 2 जूल क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ जो दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए मशीन विच वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल। यानी ऐसी मशीन हम बना ही नहीं सकते जो बिना फ्यूल खर्च किए हुए वर्क दे दे। ठीक है, या फिर काम कर ले। आई बात समझ में? अब अगर इफ द मशीन कैन डू दिस कॉल्ड परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर कोई मशीन ऐसा कर देती है कि वो बिना एनर्जी खर्च किए हुए हमें वर्क दे देती है, या बोलते हैं बिना फ्यूल खर्च किए हुए हमें वर्क दे देती है, तो उस टाइप की मशीन को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे। एंड द मोशन ऑफ दिस कॉल्ड परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड, और उस मशीन के मोशन को हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे। फिर हमने थर्ड पॉइंट 1 2 3, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि कोई मशीन बन ही नहीं सकती जो बिना फ्यूल का काम कर ले। अगर मेरे पास क्या है, कुटिया काटने वाली मशीन है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक बार ऐसे घुमा रहा हूँ, अब मैं क्या उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ, बस एक बार घुमा दिया, अब वो घूमते रहे, यानी बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे, उसको रिपीट करते रहे अपने मोशन को, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ना। अगर कुटिया काटने वाली मशीन को जब तक मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा तब तक वो नहीं काटेगी कुटिया। तो परपेचुअल मशीन का मतलब क्या हुआ कि मैंने उसको एक बार धक्का दे दिया, वो बार बार क्या करे, अपने पाथ को रिपीट करे बिना एनर्जी खर्च किए हुए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। किसने बताया पॉसिबल नहीं है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया। तो ऐसे क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ओके, नाउ यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एक्चुअल में वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सिंपल सी बात है।
ठीक है, क्योंकि फील हमको यहां से आ रही है और यहां पर हमने उसी को लिख दिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज फॉर्म ऑफ जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके। नाउ जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा 6 पॉइंट होगा, आई थिंक जो 6 पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमको कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, एंड इट मीन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस, यानी प्रोसेस ने कौन सा पाथ फॉलो किया उस बात पर डिपेंड नहीं करती है। कौन? इंटरनल एनर्जी। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी प्रोसेस इनिशियली कहां थी और फाइनली कहां है। ठीक है, और वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि वो किस पाथ से वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई। ठीक, नाउ फिर जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि डिफरेंशियल, और एक चीज और यहां पर कि दिस हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी विल बी फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल एंड, और उसमें भी क्या सिर्फ और सिर्फ किसका वेरिएबल होती है, ये टेम्परेचर का, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, ओके ना। अब देखो फिर हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा कि डिफरेंशियल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। कैसा डिफरेंशियल होती है ये? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। इस पर हम जब लेक्चर हम कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला, इससे पिछले वाला, वहां पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को कवर कर चुके हैं। ठीक है, और यहां पर देख भी सकते हो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसको दिखाने का तरीका अलग होगा, और ये दो क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और इनको दिखाने का तरीका क्या है यहां पर अलग है। ठीक, फिर हमने क्या बोला, क्या लिखा यहां पर, एंड इट कैन एक्सप्रेस एज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो साफ साफ हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां पर मैं लिख भी दिया है कि डी यू इज, जो यहाँ पर डी यू है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और जो डेल क्यू और डेल डब्ल्यू है वो दोनों क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और यही क्या कर रहा है, इस लाइन का मतलब ये जो लाइन है वो इसी बात को दिखा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर था और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्चुअली हमको बताता क्या है। ओके, बात आई समझ में। नाउ अब जो आने वाले लेक्चर है ना, उनमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, और हमने वहां प्रूव भी किया था कि हाउ वी कैन से वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। ना अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस लेंगे, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। ठीक है, इस टाइप की प्रोसेस लेंगे और अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा उसे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, एक बार आइडियल गैस के लिए देखेंगे और फिर उसी को हम किसके लिए देखेंगे, रियल गैस के लिए देखेंगे, या बोलते हैं वॉन डेर वाल गैसेस के लिए देखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। आई होप जो आने वाले 2-3 लेक्चर हैं उनका जो बेस है वो मैंने आपको बता दिया है, और फिर आप आगे पढ़ना। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत छोटा सा था, कोई बात नहीं। ठीक, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, कभी कभी टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसको एक लेक्चर में अलग से दे दिया जाए आपके हाथ में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जलेबी को अलग से रखोगे तभी अच्छा लगेगा, उसको जलेबी में उसमें मिर्च पाउडर सब एक साथ से कचर मचर कर दोगे तो अच्छा है ना। तो ये जलेबी थी, ठीक है, छोटा सा है पर अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।